नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। तो देर न करते हुए मित्रों शुरू करते हैं माई लाइफ शब्दों में भाग 21। तो मित्रों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई मुंबई में और किस तरह से मैं जुड़ गया थिएटर से, जो कि मेरे अपने इंटरेस्ट का फील्ड था। लेकिन इसी बीच में जब मैं छात्रावास में रहते हुए अपने प्ले वगैरह करता था, रिहर्सल्स वगैरह करता था, तो मित्रों ये जब सब कुछ चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बहुत स्मूथली और बहुत आराम से चल रहा था, क्योंकि थिएटर मेरा इंटरेस्ट था और पढ़ाई मेरी ज़रूरत थी और घर में जो लोग थे वो मेरी जिम्मेदारियां थीं। तो ये शौक़, जिम्मेदारियां और ज़रूरतें, इन सब चीज़ों के बीच में एक ही इंसान खड़ा हुआ था और वो था मैं। तो थिएटर तो शाम को हम रिहर्सल्स वगैरह किया करते थे, बाकी टाइम पे जो हमारा 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो हमारी क्लासेस होती थी वो भी अटेंड करना पड़ता था। इस सब के लिए मुझे कोई घर से या किसी दूसरे सोर्स से कोई पैसे तो मिलते नहीं थे। तो सुबह से लेकर के और 1 बजे तक का जो समय बचता था उसमें मैं जो काम करके पैसे कमा पाता था उसी से मैं सरवाइव कर रहा था। और मेरे ब्रदर, क्योंकि उस वक्त जो बीच वाले ब्रदर हैं अनिल पांडे जी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो इनके लिए भी ऐसा नहीं कि पूरा पैसा मैं देता था, लेकिन बीच बीच में अपने IAS PCS की वो तैयारियां कर रहे थे, तो उनको एग्ज़ाम वगैरह देने कहीं जाना पड़ता था, कभी दूसरे शहर जाना है तो इतने दिन रहना है, वो सारा कुछ चल रहा था। तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था और अपना खुद भी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ एकदम नॉर्मल सब कुछ हो गया, थोड़ा स्ट्रगल था, स्ट्रेस था, लेकिन मैं कोशिश फिर भी कर रहा था कि मैं वो सब कुछ कर सकूं जो एक सामान्य व्यक्ति अपनी मैक्सिमम ऊर्जा खर्च करके कर सकता है। और लगभग चीज़ें ठीक सी चल रही थी, मैं नहीं कहूँगा कि कुछ बहुत बुरा चल रहा था। अप्स एंड डाउन्स को लेकर के तो आप अपनी ज़िंदगी जीना या इरादों की तरफ बढ़ना छोड़ नहीं देते, तो वो सब कुछ चल ही रहा था। लेकिन जब आप इतना सब कुछ कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों की नज़रों में भी आप आते हैं। यही चीज़ वहाँ पर भी हुई। कुछ जो एक समय पर मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जिन लोगों के साथ में मेरे कुछ अच्छे इंसिडेंट्स हैं उनको तो मुझे लगता है नाम ले लेता हूँ, लेकिन जिनके साथ में कुछ अच्छे बुरे मिक्स हैं उनका नाम लेकर के मैं किसी को यहाँ पर बदनाम करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो एक बहुत अच्छे मित्र थे, हालांकि मैंने उनकी कभी बहुत अच्छी मदद की थी। हुआ यूँ था कि एक बार काफ़ी लोग एक साथ, उनके रिलेटिव्स जो हैं मुंबई आए थे, तो उनके 10-15 दिन रहने की, खाने पीने की और मतलब और कई चीज़ें मैंने उनकी की थी, जो मदद कह सकते हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी मदद थी। इतने वर्षों से वो मुझसे पहले से मुंबई में रह रहे थे, लेकिन उनके पास वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। खैर वो तो चलिए ठीक है, हम सबका एक ह्यूमन नेचर ही होता है कि दूसरों की मदद करना। तो वही सज्जन जिनके प्रति मैंने इतना सब कुछ कर रखा था और मुझे बड़ा विश्वास था कि ये मेरा हमेशा साथ देंगे, पता चला पीठ पीछे जब मैं नहीं वहाँ पर होता था, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत जेलस तो होता है, उन्होंने मेरे खिलाफ ये एक मूवमेंट खड़ा किया और जितने भी स्टूडेंट उस समय रह रहे थे हॉस्टल में उन सब के सिग्नेचर उन्होंने लिए और जा करके वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब को दिया। बड़ी अच्छी घटना है, इसको मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। डिस्क्राइब करूंगा वो सीन पूरा आपको। तो 1 बजे का टाइम था और 1 बजे एक बार सब लोग जो हैं, तो वहाँ पर एक कॉमन एरिया था जहाँ सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स 5-10 मिनट के लिए एक बार इकट्ठे हुआ करते थे। तो सारे लोग वहाँ पर थे, प्रिंसिपल भी थे और दूसरे लोग भी थे। सारे स्टूडेंट पहुँच चुके थे, टीचर्स भी पहुँच चुके थे, प्रिंसिपल भी थे, मैं ही थोड़ा सा लेट था। तो और मुझे अब तक भनक नहीं थी कि मेरे खिलाफ यहाँ पर क्या साजिशें हो रही हैं। मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे देखते ही सारे लोग जो हैं चौकन्ना हो गए और एकदम शांत हो गए। जैसे पहले बातचीत चल रही थी, सारा कुछ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। इवन टीचर और इवन प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल साहब भी चुप हो गए और उल्टे प्रिंसिपल साहब का चश्मा जो है थोड़ा नाक तक आ जाया करता था, वो उसको खिसका के और चश्मे के पीछे से मुझे देख रहे थे। तो 1 सेकंड लगा। आपने देखा है ना कि ज़िंदगी की इतनी आपने देखा ही है भी कि आपको तो पता है अब आपको तो पता है मेरे बारे में कि ज़िंदगी को मैंने इतने नज़रिए से देखा और इतना उतार चढ़ाव झेल चुका था
कि मुझे समझ में आ गया कि कुछ इवन प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल साहब भी चुप हो गए, और उल्टे प्रिंसिपल साहब का चश्मा जो है थोड़ा नाक तक आ जाया करता था, वो उसको खिसका के और चश्मे के पीछे से मुझे देख रहे थे। तो एक सेकंड लगा, आपने देखा है ना कि जिंदगी की इतनी ना उतार चढ़ाव झेल चुका था कि मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो ऐसा है जो शायद मुझसे संबंध रखता है और जो मेरे हित में नहीं है। तो एक बार मैंने गौर से सबको देखा, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आई, कहीं से कोई ऐसा हिंट नहीं मिला, बस प्रिंसिपल साहब मुझे देख रहे थे, उनके हाथ में एक बड़ा सा पर्चा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, और बड़ा अजीब सा अनुभव हो रहा था मुझे। तो मैं धीरज से प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा और बगैर कुछ बोले हुए उनके हाथ से, बहुत बड़ी डेयर का काम था, बहुत हिम्मत और साहस का काम था, लेकिन कई मौकों में मैंने इस प्रकार के साहसी कार्य किए हैं जिसके बाद मुझे खुद ऐसा लगता था कि अरे मैंने किया कैसे। तो जाकर मैंने उनके हाथ से वो पर्चा निकाला, और निकाल करके मैंने उसको पढ़ा। तो मैंने देखा वो एक नहीं 2 पेज थे, और काफ़ी बड़े पेजेस, और उसमें जो है मेरे खिलाफ एप्लीकेशन में सब कुछ लिखा हुआ था और सारे लोगों के सिग्नेचर्स थे। तो असल में लिखा यह हुआ था कि मेरी वजह से छात्रावास का माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि मैं थिएटर करता हूं, मैं देर रात में लौटता हूं, उसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स को डिस्टरबेंस होती है, और मैं रिहर्सल्स करता हूं, मैं डायलॉग्स याद करता हूं, मतलब बेबुनियादी चीज़ें। लेकिन उन्होंने उसका मेरे खिलाफ एक तैयार कर लिया था माहौल, सबको कन्विंस कर लिया था। पता नहीं क्यों किया था ऐसा, हालांकि मेरी उनके साथ उसके पहले कभी कोई हॉट टॉक भी नहीं हुई, कभी कोई बदमाशी, कोई बदतमीजी, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने एक मेरे खिलाफ ये जो है माहौल खड़ा कर दिया, और उसमें यही सारी चीजें मेंशन करके कि इनको हॉस्टल से निकाल दिया जाए, क्योंकि इनकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा आ रही है और माहौल खराब हो रहा है। क्योंकि मैं थिएटर, मेन चीज उसके पीछे की स्टोरी की ये थी कि मैं थिएटर करता हूं, उसकी वजह से इन सबको आपत्ति है। सिंपल ये था, उसको कई अलग अलग एंगल से कई स्वरूप दे करके उसमें लिखा गया था, और सबने उसमें सिग्नेचर किया था कि सबकी सहमति है कि इनको हॉस्टल से निकाल दिया जाए। तो मैंने वो लेटर पढ़ा, और पढ़ने के बाद में अंदर से मुझे बड़ा डर लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। फिर वैसे ही जब भगवान, कई बार मुझे ऐसा लगता है आपको अगर डिपेंडेंसी है भगवान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं से आपको ज्ञान, बुद्धि, मति और वो सब कुछ दे देते हैं। मैंने वहीं सबके सामने उस लेटर को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ा, और वहां जो डस्टबिन रखी हुई थी उसमें फेंका, और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मुझे पता था कि एक शब्द बोलने का मतलब कि एक बहुत बड़े बम के अंदर आपने एक माचिस की तीली छुआ दी, फिर सब लोग बोलेंगे, सब लोग जवाब सवाल होंगे, कुछ भी होगा। तो ये एक ऐसा एक्ट था जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि प्रिंसिपल के हाथ से वो एप्लीकेशन लेकर के, वो फाड़ के और के फेंक करके और मैं निकल जाऊं, और मैं निकल गया। उसका परिणाम यह हुआ कि वो बात जिस तरह से वो लेके प्रिंसिपल तक गए थे वो वहीं पर समाप्त हो गई। हालांकि उसके बाद जिन लोगों पर मुझे विश्वास था, भरोसा था, उनमें से कुछ लोग तो मेरे पास आके अलग से माफ़ी मांगा उन लोगों ने कि भाई हम दबाव में आ गए थे, हम ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन एक पिक्चर क्लियर हो गया कि भाई जहां अब मैं रह रहा हूं यहां पर भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं हूं। बाद में मुझे पता चला कि वहां जो हॉस्टल के मैनेजर थे उनका बड़ा सपोर्ट था ये सब कुछ करवाने में, क्योंकि मैनेजर को हॉस्टल मैनेज करना होता है, प्रिंसिपल को एजुकेशन से ज़्यादा संबंध होता है। हालांकि उनका हॉस्टल में भी इंटरफेरेंस था उनका, लेकिन हॉस्टल मेन जो है तो वहाँ के मैनेजर पर डिपेंड था। हालांकि मैनेजर साहब के साथ में भी मेरी कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा, ऐसा कोई बदतमीजी बदमाशी कभी हुई नहीं थी, लेकिन एक होता है। अब इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो एक उम्र थी, और मुझे लगता है मैं थोड़ा रहन सहन भी, अब चूंकि एक्टिंग के फील्ड से जुड़ा था तो ठीक ठाक से कपड़े पहनना और ड्रेसअप होना, ये सब कुछ मैं करता था। इन चीज़ों पे मेरे पैसे भी खर्च होते थे। भगवान की दया से मैं थोड़े बहुत पैसे कमा भी लेता था कि मैं सब कुछ मेंटेन कर सकूं। तो अब क्यों हुआ ये तो मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन ये एक समझ में आ गई बात कि ये हॉस्टल, चूंकि अब मैनेजर और कुछ स्टूडेंट्स अगर आपके खिलाफत में खड़े हो जाएं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई जल में रह करके मगर से दुश्मनी ये चलती नहीं है। तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि अब मेरे पास में एक ही तरीका है, या तो मैं थिएटर छोड़ दूं, अभिनय की जो मेरी अभिलाषा है उसको छोड़ दूं, या फिर मैं हॉस्टल छोड़ दूं, या इंतजार करूं कि कब ये मुझे किसी और बहाने से, किसी और कारण से निकाल दिया जाए मुझे। तो बस यही एक मन में एक कहीं ना कहीं और टेंशन आ गई,
ये सब कुछ जो ठीक ठाक चल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ें और संदेह अब लोगों के ऊपर, और एक भय बना रहता था कि पता नहीं कल क्या होगा, कल यहाँ मैं रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा। खैर इसी सब माहौल में मैं रह रहा था। और सच बात थी, क्योंकि हॉस्टल का जो गेट है वो 11 बजे बंद हो जाता था, उसके बाद में किसी को आने की परमिशन नहीं थी। वॉचमैन था, मैं वॉचमैन को 150 रुपये कभी कभी देता था, तो वो बेचारा चुपचाप मुझे रात में 1 बजे 2 बजे, चूँकि मैं शोज़ वगैरह इधर पृथ्वी थिएटर जुहू एरिया में होता था और फिर लौट करके जाता था, ये सब सारा कुछ करके, कई बार रिहर्सल्स भी इधर होती थी अलग अलग जगहों में। तो पता चला हम लोगों की रिहर्सल ही 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म हो रही है, तो वो सब छूट छाट करके पहुँचते पहुँचते मुझे 1 बजता था, कभी 1:30 बज जाता था। तो वो सब में अक्सर ये जो लेट होने वाली बात है ये अप्रॉक्सीमेटली हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तो होता ही था। लेकिन वॉचमैन जब तक सेट था तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर जब किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। एक दिन मैं करीबन 1:30 बजे के आसपास रात में हॉस्टल पहुंचा और मैंने कई बार नॉक किया पर वॉचमैन नहीं आया। तो मुझे संदेह हुआ कि क्या बात है। फिर मैं थोड़ी देर तक और नॉक करता रहा, आवाज़ लगाई, तो फिर एक वॉचमैन आया, पर ये वो वॉचमैन नहीं था जो मेरे साथ जिसकी सेटिंग थी, जो नाइट ड्यूटी में हुआ करता था। आज ये वॉचमैन चेंज हो गया था। उसकी वजह से उसने खोला और खोलने के बाद में वो कुछ भुनभुनाया, लाइक उसे अच्छा नहीं लगा होगा कि लेट आते हैं ये हुआ है। और पहले से मैं इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में था ही, तो मैंने भी 1-2 बात बोली, फिर उसने जवाब दे दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन गुस्से में आकर के फिर मैंने उसके 1-2 थप्पड़ मार दिए। अब उसका नतीजा ये हुआ कि वो तो चुप हो गया और मैं अपने रूम चला गया। लेकिन सुबह 6 बजे, क्योंकि जो हमारे मैनेजर साहब थे वो हमारी बिल्डिंग के और जस्ट अपोजिट जो बिल्डिंग थी रोड क्रॉस करके वहीं रहते थे। मैं आपको बता दूं बाय द वे कि ये जो मेरा हॉस्टल है ये अगस्त क्रांति मैदान, अगर आपको किसी को पता हो, ग्रैंड रोड वेस्ट में पड़ता है, तो वहीं पर था। अच्छा, एक और परिचय बताता हूँ कि आपको मुकेश अंबानी ने जो नया घर बनाया है उससे बस 2 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है वहाँ से, वहाँ पर मेरा हॉस्टल था। तो हो गया 6 बजे, क्योंकि ये वॉचमैन नाइट ड्यूटी वाला सुबह सुबह गया, मैनेजर को जाकर के उसने जगाया और वहाँ जाकर के उसने मेरी कंप्लेंट की। और मैनेजर जो हमारे थे वो थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, तो वो उसी में लुंगी लगाए हुए रोड क्रॉस करके आ गए और उन्होंने मेरा नाम लेके कि कहाँ है शक्ति पांडे, ये वो, और चिल्लाना शुरू किया और मेरे रूम तक आ गए उसी तरह से। तो एक तो कई महीनों से मैं ये सब चीज़ें कैरी कर रहा था, दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और उस टाइम पे मैं अब शायद जितना डरपोक हो गया हूँ या मुझे चीज़ों से जितना डर लगता है, शायद मुझे उस टाइम एकदम डर वगैरह नहीं लगता था। मुझे लगता है खून गर्म होता है, आप जब यंग होते हैं, कल क्या होगा, ये घटना या ऐसा कुछ करने के बाद क्या परिणाम होगा, इतना ज़्यादा शायद नहीं सोच पाते आप उस एक उम्र में। तो यही मेरे साथ हुआ। चूँकि मैनेजर ने बहुत गंदे ढंग से वहाँ पर चिल्लपो मचा रखी थी, तो मुझे गुस्सा आया। फिर मैनेजर के साथ में मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, थोड़ा गंदा वाला हो गया। मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि अगर प्रिंसिपल साहब नहीं होते तो मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाता, इतना ज़्यादा हो गया। अब मुझे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो कुछ भी हुआ था, लेकिन ये समझिए कि वो इंसिडेंट काफ़ी ख़राब और काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर खैर मैनेजर चले गए और मुझे भी ये पता चल गया कि ये अब मेरा आज आखिरी दिन है इस छात्रावास का। तो बिल्कुल मैं वहीं पर खड़ा हुआ था मित्रों, जहां इस छात्रावास में और मुंबई आने के पहले कि मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, उसी जगह में फिर से खड़ा हुआ था, क्योंकि अब मुझे पता था कि आज मुझे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। तो मेरे पास एक, आप कहेंगे कि मेरे पास में वो आश्रम था, मैं वहाँ जा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पर मुझे ये लगता था कि जिन कारणों से मैंने हॉस्टल में आना स्वीकार किया था इंस्टेड ऑफ कि मैं आश्रम में रहूं, वो कारण अभी भी मौजूद थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना था और किसी भी आश्रम वगैरह में रहने का मतलब वहाँ की अपनी कुछ मर्यादा है, उसका पालन करना पड़ेगा। तो वो मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर नहीं पाऊँगा और उसकी वजह से फिर कहीं कोई और विवाद होगा।
लेकिन ईश्वर जो आपसे करवाना चाहते हैं वो जब कुछ करवाते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा आपके साथ में, उसकी पहले से वो कोई ना कोई संरचना, कोई ना कोई वजह बना देते हैं। तो मैंने अपना सारा सामान वगैरह पैक किया इस इंसिडेंट के बाद में, पैक वैक करके, और मैं अपना एक बैग ले करके और एक जो मेरे खास मित्र थे उनसे बातचीत करके, उनको बता करके कि मैं शाम तक आऊँगा और प्रिंसिपल साहब से बोलना कि मैं शाम को उनसे मिलने आऊँगा। तो ये मैंने कहा गुप्त रूप से उनको मैसेज दे देना, और मैं निकल गया। तो मैं आकर के ग्रैंड रोड स्टेशन में बैठा, 1 घंटे बैठा रहा। ये स्टेशनों का मेरी ज़िंदगी में बड़ा गहरा संबंध रहा। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, क्योंकि अब हॉस्टल में आज की रात तो गुजार नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैं हॉस्टल में जाऊंगा तो मेरे ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है या जो कुछ भी होगा। छात्रावास में मुझे पता चल गया था बाद में कि वहाँ नोटिस लगाई गई है मेरे निकलने की, वहाँ पर नोटिस लगा दी जाती थी बोर्ड में। तो वो सब कुछ हो चुका है। तो मैं इसी उधेड़ बुन में था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो मित्रों, क्या हुआ कि मेरे एक मित्र इस छात्रावास में बने थे, उनका नाम है राजकुमार पांडे। तो जब मैं हॉस्टल में था तो यहाँ शुरुआती दिनों में उन्होंने ही मुझे असल में मुंबई घुमाया था। शुरुआत के 1-2 महीनों में जो मुंबई घूमना था अच्छे से, क्योंकि वो पहले से वहाँ रह रहे थे, उनको सब कुछ पता था, तो उन्होंने जुहू और ये वो सारा कुछ मुंबई जो घूमा था शुरुआती दौर में, तो मैं उनके साथ ही घूमा था। तो मेरे उनके साथ में थोड़े बेहतर संबंध थे। तो हुआ ये था कि जब उन्होंने घर खरीदा था, मतलब अपार्टमेंट फ्लैट खरीदा था, तो उस टाइम पर उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनकी थोड़ी सी आर्थिक सहायता करूं घर खरीदते समय। तो मेरे पास कुछ पैसे थे और उन्होंने भी वो पैसे मुझे बाद में वापस कर दिए। और हमारे हॉस्टल में ये एक ऐसा माहौल था कि एक दूसरे की मदद लोग करते थे, ज़रूरत पड़ने पे, स्पेशली घर खरीद रहे हैं या कोई ऐसा कुछ बड़ा काम होता था तो लोग एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करते थे। तो वो मैंने भी की थी। तो उस वक्त ऐसा कोई मित्र मुझे याद नहीं आ रहा था जो हॉस्टल के बाहर रह रहा हो और जिसका अपना खुद का घर भी हो और जिसके साथ मेरे कुछ अच्छे रिलेशंस भी हो। बस मुझे राजकुमार पांडे जी की याद आई, क्योंकि इनके साथ मेरे संबंध भी अच्छे थे। ये हॉस्टल से बाहर जा भी चुके थे कि जब आपके पास ऐसी कोई स्थिति हो जहां आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो सहायता अवश्य करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको भी उसी व्यक्ति से कभी कोई सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, बल्कि इसलिए कि सहायता के बीज हैं, बोते रहने चाहिए जब आपके हाथ में हो, मतलब जब आप किसी की सहायता कर सकने में समर्थ हों। क्योंकि पता नहीं कल कहां आपको सहायता की अनिवार्यता, आवश्यकता आ जाए और आपको फिर भगवान कहीं ना कहीं से तो सहायता करते ही हैं। तो ये एक मेरा एटीट्यूड रहा है जिंदगी भर का, और मेरा अपना मानना, अनुमान और अनुभव भी यही है कि ईश्वर फिर कहीं ना कहीं से आपकी भी सहायता करते हैं। तो बस ये चीज़ें हुई और फिर मैं उनके, चूंकि घर एक बार जा चुका था, 1 या 2 बार जा चुका था, तो एड्रेस तो पूरा पता नहीं था लेकिन रास्ता पता था। तो मैं ट्रेन में बैठा और भाईंदर उतरा। उन्होंने भाईंदर नौगढ़ रोड पे एक फ्लैट लिया था। अब तो बहुत बड़े घर में रहते हैं, बहुत पैसे वाले हो गए भाई। तब तो वो भी हॉस्टल से जस्ट निकले ही थे। तो मैं बंधुओं गया उनके घर। अब ये सब करते करते जो है मेरे ख्याल से 4 बज गया होगा शाम को, नहीं 3 बजे के आसपास में पहुंच गया था। तो जाके मैंने जब उनका घर नॉक किया तो वहां एक वृद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने दरवाजा खोला। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मैं राजकुमार पांडे से मिलने आया हूं, मैं उनका दोस्त हूं और मेरा नाम शक्ति पांडे है। तो वो बड़े वेलकमिंग हुए, बोले अरे आप अंदर आइए, अंदर आइए। राजकुमार तो हमेशा आपकी चर्चा करते रहते हैं कि हाँ आप बड़े अच्छे मित्र हैं उनके, और मैं उनका फादर हूँ। मैंने उनके पैर वैर छुए और देखा तो 2 लड़के और रह रहे थे वहाँ पर। तो मैंने उनसे जो है बताया, मैंने कहा कि मैं इस तरह से आया था और मुझे थोड़ी सी ज़रूरत थी, और हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ था देखिए वो मैंने बड़ी ईमानदारी से उनको सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने कहा कि मुझे 5-10 दिन जो है इनके पास रुकना था, उसके बाद मैं अपनी व्यवस्था करके कहीं ना कहीं मैं सेट हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा एकदम टेंशन मत लीजिए, 2 ये बच्चे पहले से रह रहे हैं, आप भी आ जाइए। राजकुमार गए हुए हैं गाँव। अब देखिए समस्या ये थी कि वो सतना डिस्ट्रिक्ट के हैं, मध्य प्रदेश के, तो वो गाँव गए हुए थे। तो पहले तो मुझे जब उनके फादर से बात हो रही थी, क्योंकि राजकुमार होते तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो एक अधिकार वाली बात होती, मेरे दोस्त थे। लेकिन उनके पिता थे तो एक बार तो मुझे लगा कि पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उम्मीद तो कम हो गई थी। लेकिन उन्होंने मेरी इस सोच को बदल डाला और उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आपका ही घर है। उनको शायद राजकुमार ने बताया होगा और उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिए, और मेरा उनके यहाँ रहना निश्चित हो गया। उसके बाद मैं हॉस्टल आया, फिर मैंने प्रिंसिपल साहब से मुलाकात की। प्रिंसिपल साहब बहुत दुखी थे, उन्होंने मुझे बहुत
पर्सनल डांटा, जैसे वो एक पिता जैसे डांटते हैं वैसे डांटा कि तुमको ये नहीं करना चाहिए था, ये था वो था, सुन लेते, क्या है मैनेजर हैं तो कम से कम तुम्हें हॉस्टल नहीं छोड़ना पड़ता, ये सारा कुछ उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन अब जो चीज़ हो चुकी थी मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास भी था कि जहां आज मैं खड़ा हूं, यहां आज नहीं तो साल या 2 साल के बाद में मुझे फिर से खड़ा होना पड़ता, क्योंकि हॉस्टल में तो हमेशा रहा नहीं जा सकता, एक न एक दिन तो आपको हॉस्टल के बाहर जाना ही पड़ता और व्यवस्था करनी ही पड़ती। तो जो चीज़ साल 2 साल बाद करनी थी वो भगवान ने शायद समय रहते करवा दी है, समय से पहले करवा दी है। तो अब मैं अपने भविष्य के लिए कहीं ना कोई रास्ता खोजूंगा। अब जब परिस्थितियां सामने आ जाती हैं तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप उनसे डर के भाग जाएं, जो कि मैं पहले ही छोड़ चुका था। मैं इलाहाबाद स्टेशन से घर जाने के बजाय मुंबई आ गया था, लेकिन घर नहीं गया था। इसलिए नहीं कि घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी या दिक्कत होती या कोई मेरे से सवाल करता, नहीं, कोई नहीं करता। मेरे परिवार के सभी लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हमारा सबका आपस में, भाई बहनों का, अम्मा का, हमारा सबका। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आ गया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसी माया मोह के चक्कर में फिर से मैं यहीं न रह जाऊं और दोबारा ये साहस न जुटा पाऊं। तो इस परिस्थिति का सामना हुआ तो मैंने इसको बहुत नेगेटिव नहीं लिया, मैंने पॉजिटिव ही लिया। और प्रिंसिपल साहब से जो है तो प्रणाम करके और उनका धन्यवाद करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी तुम अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सकते हो, बस हॉस्टल में रहने वाली बात अब आज के बाद में नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कुछ सामान अपना हॉस्टल में रहने दिया और इनके यहाँ आना स्वीकार किया। फिर आकर के मैं यहाँ राजकुमार पांडे जी के घर में रहने लगा। राजकुमार पांडे जी लगभग 10-15 दिन के बाद आए। अब यहाँ चूंकि 2 लोग राजकुमार के ही मित्र हैं, वो पहले से यहाँ रह रहे थे, तो खाना पीना और साफ सफाई सब ऐसा मतलब ऐसा था कि उन्होंने ड्यूटीज़ बांध रखी थी। तो शाम को जब मैं रात में पहुँचा तो वो चूंकि पहली बार मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने रात में मेरा अपना समझा दिया रोल कॉल में कि भाई कल से आपको ये करना है, बर्तन धोने हैं, ये ऐसा वैसा। तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं पूरा खाना बना लेता हूँ। मतलब जो चीज़ें आपको लग रहा हो कि ये मिठाई नहीं बना पाएंगे, मैं वो सारी मिठाइयाँ तक बना लेता हूँ। खाना पीना सब कुछ मुझे आता है, झाड़ू पोछा काम करना, ये सब कुछ मैंने बचपन से खुद किया है। परिस्थितियों ने सिखाया हो या जैसा भी हो, लेकिन मैं एक फौजी का बेटा हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें करनी आती हैं। तो वो बात नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि यहाँ अभी मैं चूंकि बहुत परमानेंटली तो रहने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं इनका विरोध भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस विरोध के चक्कर में मेरे साथ में हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ था। तो दूसरे दिन मैं सुबह उतर करके नीचे गया, एक मंदिर था नहा धो करके, और वहाँ भगवान के दर्शन किए। और इन 2 लड़कों ने मुझे रात में बताया था कि इनको, जो राजकुमार पांडे के फादर हैं, इनको, यहाँ मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी जो मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी की केवल अच्छाइयाँ सब आपको बता दूँ और वो चीज़ें न बताऊँ जो मैंने गलतियाँ की हैं। तो क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती हैं, मुझे इस बात का एहसास हमेशा से था, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में वो ख्याल आया कि मैं दर्शन करके जब चलने लगा तो सामने ही पान की दुकान थी, तो मैंने एक डिब्बी सिगरेट खरीदी। क्योंकि इन लड़कों ने मुझे रात में बताया था कि जो राजकुमार के फादर हैं, इनको सिगरेट पीना मना है, राजकुमार भी नहीं पीने देते हैं, तो ये दोपहर में जो है तो इधर उधर निकलते हैं और जाके कहीं सिगरेट विगरेट पी के आते हैं, इसलिए इनके पास पैसे वैसे भी नहीं रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, पता नहीं उस टाइम पे क्या भाव था, कैसा था, लेकिन मैं एक पैकेट सिगरेट लेकर के आया और चुपचाप मैंने उनके पिताजी के हाथ में रखा और 100 रुपये उनके पिताजी के हाथ में रखे और मैंने कहा कि आपको कुछ खाना पीना हो तो आप ये रखिएगा। लेकिन ये मैंने गलत किया था, मुझे सिगरेट ला करके नहीं देना चाहिए था। ये बाद में एहसास हुआ मुझे, हालांकि मुझे किसी ने कोई सवाल नहीं किया इस बात को लेकर के, पर मुझे बाद में इसलिए बाद में लेकिन मुझे ऐसा एहसास इसलिए हुआ कि उनको अगर पीना मना था तो स्वास्थ्य के कारणों की वजह से, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका परिणाम मेरे फेवर में बहुत अच्छा आया। वो ये, उन्होंने उन दोनों लड़कों को बुलाया मेरे सामने और बोला, देखो ऐसा है, ये जो बेड है इसमें आज से ये शक्ति सोएंगे, और हाँ, खाना पीना झाड़ू पोछा ये सब इनसे करवाना मत, ये मेरी तरह यहाँ पर रहेंगे, मेरे गेस्ट हैं। तो पता नहीं उस टाइम पर मुझे अच्छा लगना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो, ये जो रात में इन लड़कों ने मुझे काम बताया था वो सब हट गया, अब मैं फ्री हूँ। तो इस दरमियान भी मैं डेली कॉलेज आता रहा और जो दिमाग में चल रहा था, जो जैसा है थिएटर का, वो सब कुछ भी मैं कंटिन्यू कर रहा था। और लगभग 10-12 दिन के बाद में जब राजकुमार पांडे जी वापस आए अपने गांव से,
तो उनको मैंने सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये अपने लोग रहते हैं। तब उनकी फैमिली गांव में ही रहती थी और सब बैचलर वगैरह ही यहाँ थे, और फादर को तो अपने इलाज करवाने के लिए लेकर के आए थे, और उनको ये था कि ये हफ्ते 10 दिन में वापस चले जाएंगे, तो बस हम 3-4 लोग जो हैं बस रहेंगे, और आपका अपना घर है और बहुत बढ़िया किया आपने। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, और मेरे आज भी बड़े अच्छे बड़े प्यारे मित्र हैं। तो राजकुमार पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस मुश्किल हालात में मुझे अपने भाई के होने का एहसास करवाया था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं राजकुमार, ये तुम्हारा बड़प्पन है, या तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो, ये तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन मैं अब साथ में नहीं रहना चाहता। और मुझे सच बताऊं मित्रों, मुंबई में तब तक ये भी नहीं पता था कि घर किराए पे कैसे लिया जाता है। ये सच बता रहा हूं, क्योंकि हम जिन छोटे शहरों से लोग जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो एक दूसरे के रेफरेंस से पता चल जाता है कि हाँ फला जगह रूम खाली है, घर खाली है, लोग चले आते हैं। लेकिन मुंबई काफ़ी प्रोफेशनल है इस मामले में, और काफ़ी व्यवस्थित शहर है, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या, और रेफरेंस के लिए मैं किसी को जानता नहीं था। तो मैंने राजकुमार से कहा, मैंने कहा देखो मित्र, ऐसा है कि तुम मुझे ये मेरा मिनिमम जो बजट है, इसमें कहीं कोई व्यवस्था करवाओ और मुझे कहीं घर दिलवाओ। तो राजकुमार पांडे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। 3-4 दिन हो गए, उनको यह था कि नहीं बस तुम अब साथ में ही रहो, कहाँ जाके फालतू में अकेले स्ट्रगल करोगे। उनका भी सोचना जरूर सही था, और मित्रवत होने के नाते बोले हम लोग साथ में काम करेंगे, ये वो लोग अपना, उन्होंने अपनी एक जो है तो सुहृदयता मेरे प्रति बनाए रखी हुई थी। पर एक दिन मैं पीछे पड़ा, मैंने कहा नहीं यार कोशिश तो करो, मिलेगा नहीं मिलेगा जो भी होगा। तो एक दिन वो बोले कि चलो अच्छा मैं आपको घर दिखाने चलता हूँ। तब उन्होंने ले जाकर मुझे 3-4 एजेंट्स के पास में और बात की, और वो एजेंट्स लोगों ने मुझे घर दिखाए। तो हालांकि वहां बात बनी नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि घर अब मिलेगा कैसे। तो दूसरे दिन जब राजकुमार चले गए, तो फिर मैं निकला और कई एजेंट्स के पास में गया, कई प्रॉपर्टीज देखी। क्योंकि मुझे ये भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंड नहीं करने थे। मेरी आमदनी, चूंकि मैं हॉस्टल में था, तो थोड़ी ज़्यादा थी। अब मैं इतनी दूर, चूंकि जो मुंबई के लोग होंगे उन्हें पता होगा कि भाईंदर काफ़ी दूर है, मैं रहता था नेपेंसी रोड में, और अब मैं भाईंदर आ गया था, तो बहुत चीज़ें बदल गई थी। तो उसके हिसाब से मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहने वहने के लिए बहुत पैसे मुझे नहीं कम से कम खर्च करने हैं। लेकिन जिन खो जाते पाइयाँ गहरे पानी पैठ, भगवान की कृपा होती है। तो एक दिन मैं जैसल पार्क से इसी प्रकार से एजेंट कर रहा था। 3-4 दिन मैंने इसमें दिए, राजकुमार को बताता नहीं था, मैं चुपचाप निकल करके फिर मैं अकेले ढूंढ रहा था। तो जैसल पार्क में मुझे एक एजेंट मिले, और उन्होंने कहा कि हाँ एक बहुत छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट है, आपको चलेगा? तो स्टूडियो अपार्टमेंट का मतलब ये कि एक रूम है, उसी में किचन बना हुआ है और टॉयलेट बाथरूम है, इतना सा है, छोटा सा है। तो मैंने कहा दौड़ेगा, आप दिखाओ चल करके। तो वहाँ पे एक झनकार अपार्टमेंट था। मुझे सब चीज़ें देखिए बहुत दिन बाद ये नाम याद आया है। तो वहाँ उन्होंने मुझे वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट दिखाया, जिसका किराया उस टाइम पे 800 रुपये महीने था, और 10,000 उसका डिपॉजिट देना था। तो वह यूं था कि जब मैं हॉस्टल से निकला था, तो उसके जस्ट 1 हफ्ते पहले मैंने अपने ब्रदर को कुछ पैसे भेजे थे, उनको PCS का कुछ मेंस देने भोपाल या कहाँ जाना था। तो मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने उनको भेज दिए थे, क्योंकि जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरा खर्चा काफ़ी सीमित था, और मुझे पता था कि ये तो मेरे पास तो पैसे आते जाते रहते हैं, तो मैं मैनेज कर लूँगा। मेरे पास में इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि मैं 10,000 डिपॉजिट दूँ, इसके बाद में 2 महीने का ब्रोकरेज भी देना था एजेंट को, प्लस 1 महीने का एडवांस रेंट देना था। तो लगभग नाना करते हुए मुझे कम से कम 15,000 रुपये चाहिए थे, और ये बात 94 की है। तो 94 या 95, शायद 95 की बात है, यस। तो मुझे लगभग 15,000 रुपये चाहिए थे। तो उस वक्त मैं अपने हॉस्टल आया, और हॉस्टल में हमारे एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, उनके साथ में बहुत अच्छा संबंध था। उनका नाम है योगेश शुक्ला जी, और अब तो वो करीबन 25 साल से ऊपर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। वो यूके चले गए थे, तो अब वो यूके में रहते हैं। और एक और दूसरे अध्यापक थे, उनसे भी मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे थे। अब आप ये देखिए कि अगर मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं रहे होते, तो इन लोगों की अनुकंपा मेरे ऊपर नहीं हुई होती। तो इन लोगों से मैंने कुछ पैसे, और मेरे एक और मित्र थे, इनका मैं जिक्र आगे करूंगा, तो थोड़े से उनसे पैसे कुछ मेरे पास थे। तो कुल मिला जुला करके 15,000 का मेरा बजट हो गया, और मैंने जा करके वो घर किराए पर ले लिया, और मैं अपना बैग वगैरह लेकर के वहां शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से मेरी जिंदगी वहां पर शुरू हुई। लेकिन कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, तो मैं वहां सेटल हुआ था।
लगभग 1 से 2 महीने का टाइम कुछ बीता और थिएटर और ये वो सब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ में मेरी इनकम में भी गिरावट आई। काम चूँकि यहाँ से मैं उतना बेहतर नहीं कर पा रहा था, डिस्टेंस ज़्यादा था, प्लस रिहर्सल्स हुआ करती थी, तो कि ये सब कुछ चल ही रहा था मित्रों कि श्रावण का महीना था और सोमवार का दिन था और मैं अपने हॉस्टल गया हुआ था। तो मेरे मन में आया कि चलो मैं बाबुलनाथ जाकर के भगवान के दर्शन करके आता हूँ। तो वहाँ पर हैंगिंग गार्डन है, हमारे हॉस्टल के पीछे से ही वो एक सिग्नल है, वहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वैसे तो रोड भी है लेकिन सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर हैंगिंग गार्डन से पीछे जाएं तो आप पहुँच जाते हैं बाबुलनाथ। तो मुझे लगा कि जा करके भगवान के दर्शन करके आना चाहिए, श्रावण है, सोमवार है और थोड़ा सा मन भी कष्ट में है, ये सब कुछ चल ही रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। तो मैं भगवान के दर्शन करके उन्हीं सीढ़ियों से उतर करके वो पैडल रोड क्रॉस ही कर रहा था कि वहाँ मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि ज़िंदगी ने फिर से एक अजीब सा मोड़ लिया। वो घटना क्या घटी और उस घटना के क्या परिणाम मेरे जीवन में हुए, वो सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा दूसरा वीडियो माई लाइफ शब्दों में भाग 22। मित्रों देखते रहिए इसी तरह से हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और हाँ बंधुओं बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको आने वाले मेरे सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।